नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। विपक्षी एकता वाली बैठक के लिए अब नई तारीख का मुहूर्त निकला है। बिहार की राजधानी पटना में इसी महीने 23 तारीख को बैठक होगी और 24 की बैसाख पर विपक्षी एकता की रणनीति तैयार हो गई। तैयारियां तेज हैं, दावे भी किए जा रहे हैं। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के ज्यादातर दल इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन सवाल वही कि आखिर मोदी के सामने होगा कौन? कौन सा वो चेहरा होगा जो मोदी के सामने 2024 के चुनाव में लेगा टक्कर? चर्चा शुरू करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिल गया है। 12 तारीख की पटना की होने वाली बैठक की तारीख जब स्थगित की गई थी तो तरह तरह के बयान भाजपा के नेताओं के आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें वास्तविक चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जब 23 जून को पटना में एकत्रित होंगे तो ये इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख बनने जा रही है। यहां से जो शंखनाद होगा, लोकतंत्र के अपहरण की कोशिश करने वालों के खिलाफ जब विरोध पक्ष के नेताओं का जो सामूहिक आह्वान होगा, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ छोटे छोटे सहयोगी दलों का जो अलायंस है एनडीए, उसके लिए एक बड़ी चुनौती का वातावरण बनने जा रहा है। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, निसंदेह 2024 में नरेंद्र मोदी जी की वापसी असंभव हो जाएगी। देखिए, 24 का डगर सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, देश की जनता के लिए भी है। कर्नाटक के चुनाव ने एक चीज तो दिखाई ना कि आसमानी मुद्दे पे चुनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी दुनिया का मुल्क बेहतर इसलिए नहीं करता है कि उसके यहाँ लंबी चौड़ी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च, वो तरक्की तब करता है जब लोग एक महफूज हवा में सांस ले, बेरोजगारी सवाल के रूप में विकराल ना हो, महंगाई नियंत्रण में हो, लोगों को अपने समान अवसर मिले। ये मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण तथ्य है और ये तथ्य ही आगे का रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल, विपक्षी एकता का मतलब ही यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की दिशा में अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी नीति तैयार करनी पड़ेगी जिसमें 1 to 1 हो सके। क्योंकि जब भी हम लोगों ने देखा है कि पिछले इलेक्शन में भी, उसके पहले भी, जब भी विपक्ष में वोटों का बंटवारा होता है तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो इस बार हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा जो विपक्ष का वोट है, जो एंटी भाजपा वोट है, वो एकजुट रहे। विपक्षी दलों की लाइन लगभग एक सी है। लोकतंत्र पर हमला बोला जा रहा है, सभी दल एक साथ आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं कि बीआरएस, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और ऐसे तमाम दलों का रुख आकर क्या है। तो होगी, कौन पर का पहाड़ गिर जाएगा? अभी तो 12 तारीख को भी हो ही रहा था, समाप्त हो गया। अब 23 तारीख को भी देख लेते, अगर हो ही जाएगा, मीटिंगें कर लेंगे तो कौन पहाड़ गिर जाएगा भाई? नीतीश जी के इसमें क्या है? नीतीश जी का कोई अपनी हैसियत है? सवाल सारे लोग एक जगह हो जाएं, ये पहले तय कर रहे हैं कि स्टालिन के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ये पहले तय हो जाए कि ममता बनर्जी के खिलाफ सीपीएम नहीं लड़ेगा, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ये पहले हो जाए कि कांग्रेस नीतीश जी के और लालू जी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। एक होने से न, एक साथ बैठ के चाय पी लेने से क्या हो जाता है? मुद्दा ये भी है कि बंगाल में कांग्रेस और ममता की लड़ाई है, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आप का सियासी युद्ध है, और इसी तरह कई और राज्यों में भी क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ कांग्रेस मुद्दों पर मुखर रही है। ऐसे में क्या कांग्रेस कम सीटों पर लड़ने के लिए राजी होगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस विपक्षी खेमे को लीड कौन करेगा, यानी कि मोदी के सामने पीएम फेस कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, तैयारी 2024 की जारी है, लेकिन इस 2024 की तैयारी में रणनीति किसके किस पर भारी है, ये बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, गरिमा दसौनी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव, नेता समाजवादी पार्टी, राकेश गोयल,
पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल लाल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, और अमित मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। सभी का एक बार स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस के साथ में सबसे पहले बात कर लेते हैं गरिमा दसौनी। सवाल यह है कि विपक्षी एकजुटता पर काम किया जा रहा है, लेकिन 2024 में चेहरा होगा कौन? देखिए, कुछ चीजें समय काल और जानी चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी तो 2024 काफी दूर है। ऐसे में भविष्य के गर्भ में अगर हम छोड़ दें कि कौन विपक्षी दल का नेता होगा या कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। मनोज यादव, सवाल आपसे भी मेरा यही है कि क्या एक चेहरे पर सहमति हो सकती है? क्योंकि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की, विपक्षी पार्टी में भी सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी, और कई तो धुर विरोधी भी हैं। वो आपस में कैसे मेल खाएंगे? क्या उसकी तैयारी है? उसके लिए बीच का रास्ता, उस पर भी पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है? मैं आपसे करूंगा कि मेरा नेता की जगह प्रवक्ता करा दिया जाए। ठीक है मनोज जी। जी, आपका जो सवाल है वो बड़ा जायज सवाल है। इससे पूर्व में बीजेपी ये सवाल पूछती थी कि ये विपक्षी एक कहाँ हो पाएंगे। अब जब एक हो गए हैं तो आपस में लड़ेंगे, ये आपका दूसरा सवाल है। ये सवाल बीजेपी भी पूछेगी और ये सवाल राजनीतिक विश्लेषक भी पूछेगी। मैं एक अनुरोध करूंगा कि इस बात की फिक्र बीजेपी ना करे, कोई ना करे कि विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई थी कि विपक्ष एक मंच पे कैसे आएगा। अगर एक मंच पे आ गए विपक्ष के लोग, तो जो थोड़े से समीकरण है, कहीं पे कोई 2-4 सीटें ज्यादा लेगा, कोई 2-4 सीटें कम लेगा, बस। इसके अलावा और कोई लड़ाई नहीं। सभी का एक मत है, और वो मत ये है कि जो सरकार पिछले 9 साल से चल रही है पूरे भारत में, वो सरकार गैर संवैधानिक तरीके से इस देश के दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवानों और उन लोगों का अधिकार छीन रही है जिनको संविधान में अधिकार प्रदत्त। नफरत की राजनीति करती है, ईश्वर के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, और तो और एक ऐसी पहली सरकार है पूजा जी, तो ईश्वर का भला करने के लिए आई है सरकार। हम आप तो बड़े छोटे और निमित्त मात्र हैं। हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ये ईश्वर को अपनी शरण में बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी की वो फोटो याद करिए, वो कभी रामलला की उंगली पकड़ के मंदिर में ले जाते हैं, कभी जाते हैं काशी विश्वनाथ में। कैसे हमने तो काशी विश्वनाथ को मुक्त करा दिया। तो इतने बड़े लोगों को मेरे ख्याल से यही काम करने के लिए जनता ने 2024 में हटाने का मन बना लिया। मैं आपके पास वापस आती हूँ, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अमित जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, फिर मेरा प्रवक्ता जो बीजेपी है उनसे एक सवाल रहेगा जो आपने सवाल उठाया। पर अमित जी, सवाल ये है कि चाय भजिया साथ में खा लिए, खूब एक साथ में बैठकर चर्चाएं हो ली, एक बार मंच पर आ गए, लेकिन हर चुनाव से पहले, हर लोकसभा चुनाव से पहले ये एक तीसरे मोर्चे की बात होती है, लेकिन परवान नहीं चढ़ पाया। नहीं, दोनों दो चीजें हैं पूजा। तीसरे मोर्चा तो कांग्रेस के अलावा बनता है, और तीसरे मोर्चे की जितनी बार एक कोशिश हुई है वो फ्लॉप शो की तरह ही साबित हुआ है। वो कभी परवान नहीं चढ़ा है। हाँ, कांग्रेस ने जब 2004 में अपनी सरकार बनाई थी तो उसमें वामपंथियों ने भी उन्हें बाहर से समर्थन दिया था, और कई एक घटक दल मिले थे। यूपीए 1 बना था, फिर वो रिपीट हुआ यूपीए 2 में, जिसमें वामपंथी दल शामिल नहीं हुए। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। बड़ा सवाल इसलिए है कि ये ठीक है कि आपसी तौर पर सहमति बन जाएगी पटना में 23 तारीख को, और मैंने खुद कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह था तब राहुल गांधी और एमके स्टालिन को काफ़ी देर बात करते देखा, और नीतीश कुमार फिर उस बातचीत में आए। यानी 3 लोग स्टेज पर अलग बातचीत कर रहे थे, और वहाँ एक रणनीति बन रही होगी शायद, जो मैं नीचे से समझ रहा था, कि अगली तारीख कब मुकर्रर हो, अगली तारीख को कब विपक्ष की बैठक हो। विपक्ष की बैठक हो जाएगी। विपक्ष की बैठक होने से ज़्यादा बड़ा सवाल जो है वो सवाल ये है कि जैसे सपा के प्रवक्ता इस वक्त कह रहे थे कि हमें बीजेपी को हराना है, तो क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एकोमोडेट करेगी? फिर वो आएगा कि कांग्रेस के पास 2% वोट आया था विधानसभा चुनाव में, तो उनको फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सवाल जो होंगे ना, वो लाजमी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 350 सीटों पर लड़ेगी, जो अपना मन बना रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में विपक्ष, जो तमाम विपक्षी दल हैं जो अभी एक साथ बैठेंगे नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में, तो उनके लिए सीट शेयरिंग एक प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो होगी वो दावा करेगी कि प्रधानमंत्री उनका हो, जो लीडर हो उनका हो। तो ऐसे में पहले ही ये विसात तो पहले तय होगी ना।
आखिर मन बन गया, सीट नहीं बनेगी तो फिर वो टूट हो जाएगी, और सीट बन गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि सीट पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए, तो वैसे में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। इसलिए इनको जिस प्रदेश में है, जहां जो मजबूत हैं, वहां वो अपना कैंडिडेट तो खड़े करेंगे ही, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस ये दावा जरूर करेगी कि पूरे पैन इंडिया उनके कैंडिडेट खड़े हों। बोलिए मनीष, जल्दी से, मुझे फिर बाकी के और लोगों के पास जाना है। पूजा जी, ये सीट शेयरिंग वाला शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूँ। विपक्ष सीट विनिंग की प्लानिंग कर रहा है, सीट शेयरिंग की प्लानिंग नहीं कर रहा है। आपके सवाल अपनी जगह जायज है, आपकी बातें अपनी जगह जायज है। हम सीट विनिंग पे काम कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल विनिंग पे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शेयरिंग होगी तभी तो विनिंग होगी ना। अगर आप सपा क्या इतना बड़ा दिल रखती है, सपा क्या इतना बड़ा दिल रखती है कि कांग्रेस को अकोमोडेट करेगी उत्तर प्रदेश में? सवाल ही नगण्य हो गया, आपका सवाल अब नगण्य हो गया जब हम सीट विनिंग पे बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको सीट जीतनी है, उसके लिए जिस भी शेयरिंग पर जाना होगा या जिस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी होगी उस पर काम करेंगे। लेकिन आपने जो एक्सपेरिमेंट किया कांग्रेस के साथ जाने की, बसपा के साथ जाने की, उसमें तो सभा को नुकसान हुआ। इस बार उम्मीद है कि नुकसान नहीं होगा। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई। चलिए, अच्छी बात है, नए दौर में लिखेंगे मुकेश जी, मिलकर नई कहानी। ये कह रहे हैं कि मिलकर लिखेंगे नई कहानी। क्या बीजेपी को लगता है कि 2024 में विपक्षी एकजुटता से बड़ी चुनौती मिलने वाली? क्योंकि ये कह रहे हैं कि पहले पूछते थे कि साथ आएंगे, अब ये कह पाते हैं निभा पाएंगे। ये कहानी ऐसी लिखेंगे पूजा जी जिसका ना कोई आगाज है ना कोई अंजाम है। ये कहते हैं कि कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। तो इस गलतफहमी को आप निकाल दीजिए। ये समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, हो ये गया है। मैं आपको बताऊं, ये गंभीरता की वाली बात है। ठीक है, विपक्ष एकता होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष एकता होनी हमारे लिए कोई वो नहीं है, हमारे लिए कोई चुनौती भी नहीं है। आपको हम आज बता दें, हम तो निरंतर देश की सेवा करते रहेंगे, हारे या जीते। हमारा सिर्फ आप लोगों का क्या है, आप लोगों का महत्वाकांक्षी का मेला है, आप लोगों का जो है राष्ट्रीयता वर्सेस मौका परस्ती वाला डिबेट है। क्योंकि आप लोग जितने भी लोग हैं, सब पीछे पुराने करप्शन के बड़े बड़े चार्जेस हैं आपके पीछे। तमाम लोगों के अंदर विरोधाभास है, अंतर्द्वंद है। जिस प्रकार से आप देखिए, टीएमसी कह रही है कि अभी अचानक जब से कर्नाटक में जीत हुई तो कांग्रेस के बारे में बोलने लगी है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि 200 सीट पे क्या मतलब है। वो कह रहे हैं कि 200 सीट में ज्यादा बीजेपी का और कांग्रेस का डायरेक्ट टक्कर है। तो वो कह रहे हैं ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि आप 200 पे हमको कहां समेटने के चक्कर में। प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी बनने वाले हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस जो यूएस में हो रही है, वहां पे खुल करके उनको एड्रेस किया जा रहा है कि भावी प्रधानमंत्री है। उधर नीतीश कुमार जी कभी वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, कभी प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। लेकिन वो बिहार से निकलना इसलिए नहीं चाहते, कहीं ये ना हो कि उनकी सीट खसक जाए। नहीं, पर आपने जिस कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा तो परवान नहीं चढ़ रहा ना। अगर कांग्रेस अभी भी सरवाइव कर पा रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो चुनौती है। अगर कर्नाटक जैसा राज्य आपके हाथ से निकल जाता है तो ये तो नहीं ना कि कांग्रेस का अस्तित्व मिट चुका है, कांग्रेस का अस्तित्व बरकरार है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी केंद्र की बात हो रही है, ये स्थानीय मुद्दों की बात नहीं हो रही है। अभी देखिएगा, तीन चुनाव नहीं है त्यागी जी, स्थानीय मुद्दों की बात नहीं है। अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें तो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें राज्यों से सबसे ज्यादा आपको नुमाइंदे आपके जीत के आए थे, और वही होता है लोकसभा में। तो राज्यों की जो राजनीति है, कर्नाटक का जिक्र हमारी सहयोगी ने किया, बिल्कुल सही किया। दक्षिण से आप मुक्त हो गए, कांग्रेस मुक्त करने की बात आप कह रहे थे, दक्षिण से आप मुक्त हो गए, तो क्या फॉर्मूला फिर होगा जो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक अपनी धमक दिखाएगी? और दूसरी बात, ये जो विपक्ष का ताना बाना है, जिस पर आप अभी फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि इससे कोई हमें नफा नुकसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से अगर इस तरह की पूरी एकता विपक्ष की बनती है तो फिर भाजपा बनाम विपक्ष हो जाएगा ना, तो वहां तो वोट का कोई शेयरिंग इधर उधर नहीं जाएगा, फिर उसमें दिक्कत तो हो सकती है। अमित जी, एक मैं आपको बताऊं, ये तो आपके सामने जग जाहिर है कि कर्नाटक में 28 में 25 एमपीज हमारे बने, ठीक है। तो और ऐसी जो है और भी स्टेट के अंदर, आप दिल्ली का देख लीजिए उदाहरण, वहां पर बिल्कुल आप पार्टी आई असेंबली के चुनाव में, वहां पे 7 के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट हम लोगों ने जीती। तो मैं ये कह रहा हूं कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के केंद्रीय मुद्दों से मत जोड़िए। और उत्तर प्रदेश जो कि जहां पे सबसे ज्यादा सीट हैं, 80 हैं, वहां पर जो है योगी जी ने दोबारा से पुनरावृत्ति की है, वो भी एक ऐतिहासिक जीत है। गुजरात के अंदर भी ऐतिहासिक जीत है। अभी आप जो 3 चुनाव आने वाले हैं, 3 या 4,
उसमें आप देखिएगा इसमें कैसे एक दूसरे का सर फोड़ेंगे ये लोग। वहां पर चलिए इनकी ये तो समीकरण वाकई देखना होगा, लेकिन देखिए एक बात ये है, समीकरण इनकी वहां पर एक्सपोज हो जाएंगी ठीक है। कि किस प्रकार से इनके भाई आपस में लगभग जो 37% समन्वय की का जो बात वोट कर रहे हैं परसेंटेज ये। आपका रहा, इसके अलावा जो बाकी का वोट परसेंटेज है वो तो विपक्ष के पास ही होगा ना, अलग अलग पार्टीज को। लेकिन अगर एकजुटता हो गई तो बड़ी चुनौती तो खड़ा कर सकता है ना, अगर उन्होंने सब कुछ सिमटा लिया। जल्दी से करिए, मैं दोस्तों नहीं बाकी लोगों को मुझे शामिल करना पूजा है। जी बस मैं 1 सेकंड बोल दूं, 1 सेकंड जल्दी अगर जल्दी आपको जल्दी बोलिए, इजाजत जल्दी। है। जो यहाँ मैं पर ये कहा, कह रहा हूं, मुकेश त्यागी देखिए जी ने कहा कि हम तो जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता को और मालूम है अपने कि अगर ये इनमें मुंबई एकता हो भी गई तो ये त्यागी जी, एकता मैं जो है आपको ठीक है। बताना हर एक तरह चाहती से हूँ कि होगी। आप काउंट करिए। ठीक है, करें मैं दोस्तों नहीं बोलिए। प्लीज। हाँ, त्यागी जी, जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है, जरा उन राज्यों को काउंट करिए अपने, और कांग्रेस आपसे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आप लोग कांग्रेस युक्त करते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। हमारे सारे लोग तो खरीद फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके आप लोग सम्मिलित करते जा रहे हैं। और मैडम, जहाँ तक आप कह रही हैं कि चाय नाश्ता होगा बैठक में और उसके बाद सब दल अपना चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं। भाजपा ने आज देश की अखंडता को, संप्रभुता को जिस तरह से खतरे में पहुंचाया है, उसके लिए सभी दल एकजुट हो रहे हैं। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। यहाँ केवल चाय नाश्ते के लिए नहीं बैठे, जिन दलों नहीं, को हमारा कोई प्रश्न गरिमा जी आपकी मोहब्बत पे है नहीं, हमारा कोई प्रश्न है नहीं। लेकिन पहले के जितने इतिहास रहे हैं ना गरिमा जी, वो तमाम ऐसे उदाहरण रहे हैं जो खुद ब खुद आपकी मोहब्बत पे सवाल करते हैं, और तभी ये सवाल हमारी तरफ से भी आपकी मोहब्बत पे गरिमा जी, होता मैं है। आपको क्लियर कर दूं, मैंने ये नहीं कहा कि इस बार भी आप चाय और नाश्ता करेंगे और खत्म। हमने सुनिए, एक कदम आगे ले लिया है। हम विपक्षी दल बैठक करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि इस बार भी आप चाय नाश्ते पर बैठेंगे। मैंने कहा कि ऐसा इससे पहले हुआ और वो परवान नहीं चढ़ा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने क्या कहा और आपने क्या लिया। राकेश गोयल जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हैं, और राहुल लाल जी भी हमारे साथ में। मैं आपके पास वापस, मैं राहुल जी आपके पास भी आ रही हूँ। राकेश गोयल, सवाल ये है जी राकेश जी बोलिए। पूजा जी, 23 जून को जो बैठक होनी है, ये पहली बार नहीं है जब भी इलेक्शन से पहले ऐसे अलायंस बनने की कोशिश की जाती है। और जैसे मैं और पार्टियों को भी देखता हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी उनकी पोजीशन है। कर्नाटका की एक जीत से वो बाकी सारे दल बड़े उत्साहित हैं, पर मुझे लगता नहीं कि जैसे जैसे इलेक्शन या 24 नजदीक आएगा, धीरे धीरे इनकी भी फूट सामने आएगी, इनके बड़े नेता कुछ पार्टी छोड़ेंगे और ये चलता रहेगा। ये पहले भी इन्होंने काफी बार अलायंस बनाया और काफी बार वो अलायंस परवान नहीं चढ़ा, और उससे मुझे नहीं लगता बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल राकेश जी, एक चीज और समझना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ बड़ी अभी याराना दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। वहीं सुखबीर बादल के साथ, अकाली दल सुखबीर बादल के साथ पंजाब में भी काफी ज्यादा घनिष्ठता देखने को मिल रही है। तो क्या फिर भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से जो पुराने सहयोगी हैं उनको टटोल रही है, उनको एक कर रही है? अगर विपक्षी एकता एक तरफ चल रही है तो वो अपनी एकता चलाने की बात कह रहे हैं। डेफिनेटली जो सेम विचारधारा के लोग हैं वो एकजुट होंगे, और ये अलायंस दोनों तरफ से ही खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आप सोचें यूपीए की तरफ से या कोई सेकंड फ्रंट बनेगा, तो बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके के अलायंस बनेंगे, और ये कोशिश की जा रही है ना। दक्षिण में एंटर के लिए आप आ रहे हैं, जेडीएस की तरफ आप जा रहे हैं, आप वहां के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहां पर बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। राहुल लाल, इसका काउंटर जल्दी से। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ राहुल लाल, नहीं, इसमें दबाव की कोई अमित जी बड़ी गंभीर लाइन आपने कही है। होती है वो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि विपक्षी राहुल लाल का भाई जवाब। हाँ, मैं कह रहा हूँ पहली बार मैं देख रहा हूँ। देखिए, ये बात सही है कि विपक्षी एकता के प्रयास पहले भी कई बार हुए। हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव तक देखे, उन प्रयासों में गंभीरता नहीं थी। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसके बाद से जो अभी जो इस समय हम लोग स्थितियां देख रहे हैं, इसमें मैं कह रहा हूं कि बहुत ही गंभीर किस्म का प्रयास नजर आ रहा है। कांग्रेस गंभीर है। देखिए, थर्ड मोर्चे को लेकर बात करते तो उसमें कांग्रेस ही नहीं होती थी, तो विपक्ष का गठबंधन बने उसमें कांग्रेस ना हो, तब तो फिर उसका फ्लॉप होना, सुपर फ्लॉप होना पहले से ही तय है। लेकिन इस बार तमाम चीजों को काफी गंभीरता से चल रही है। तो एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि भाई इधर तो मोदी जी का चेहरा होगा, विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन होगा? देखिए, मैं दर्शकों को याद दिलाऊंगा 2004 के लोकसभा चुनाव। 2004 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ उसमें काफी विराट स्वरूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था, और विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं था। जनता ने उसमें भी चेहरा और बनाम मुद्दों के मामले पे मुद्दे को प्राथमिकता दी थी। और मुझे लग रहा है कि 2024 का चुनाव कहीं कहीं 2004 के चुनाव जैसी स्थिति होगी, जहां पे मुद्दे काफी भारी भरकम होंगे। वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने में कोई चेहरा हम लोगों को हो सकता है भविष्य में दिखे या ना दिखे,
लेकिन मुद्दों की गंभीरता, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो। अभी देखिए मुकेश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा सा राज्य है, लेकिन काफ़ी बड़े से राज्य में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती थी, कहा जाता था कि माफिया राज खत्म हो रहा है, वहाँ हम लोग देख रहे हैं कोर्ट कचहरी में खुलेआम क्या हो रहा है, कभी टीवी कैमरों के सामने में फायरिंग चल रही है। तो पुलिस राज, जंगल राज और किसे कहते हैं? तो ये सब तमाम स्थितियां 2024 के लोकसभा चुनाव का सूत्रधार बनेंगी, ये मैं कहना चाहता हूं। राहुल लाल, जिन विषयों का आपने जिक्र किया, जिस महंगाई बेरोजगारी का जिक्र आपने किया, जिस लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, उसी उत्तर प्रदेश में ये महंगाई बेरोजगारी लॉ एंड ऑर्डर और ये गठबंधन कितना चला? नहीं, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। मैं कह रहा हूं, देखिए महंगाई की स्थिति, तमाम ये स्थितियां उस समय लोगों ने इनके गुड गवर्नेंस और इनके लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे विश्वास और पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने मजबूती से इन विषयों को उठाया ना। फिर देखिए 2019 में भी इन्हीं विषयों के साथ में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन विषय पर खूब शोर मचाती रही, लोगों के बीच पहुंचती रही, लेकिन लोगों ने क्या चुना? नहीं, 2019 की स्थिति और 2024 की स्थिति में कैसे मतलब फर्क है, जरा थोड़ा बताइए। मैं आपको एक चीज कह दूं, बिल्कुल, मैं अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी मैं यात्रा करके आ रहा हूं। मैं आपको कह सकता हूं कि इन दोनों जगह पे बीजेपी को काफी, मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी गंभीर चुनौती का सामना कर रही है और अगर बीजेपी वहां पे बीजेपी को काफी बड़ी पराजय की स्थिति का सामना करना पड़ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं मध्य प्रदेश को लेकर मतलब ये है राहुल जी, जो आप कह रहे हैं, अगर उसका जिस निकाला जाए तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर पहले विपक्ष जो था इतनी संजीदगी से एकजुट नहीं हो रहा था और उसमें कांग्रेस अगर हट जाती है तो विपक्षी एकता का कोई मायने नहीं है, कांग्रेस में बात करती है। और ये जो पिछला विधानसभा चुनाव हमने उत्तर प्रदेश का देखा, उसमें अगर अखिलेश यादव मान जाते और शायद ये तमाम लोग एक साथ हो जाते तो फिर एक चुनौती बन सकती थी, क्योंकि कई ऐसी सीटें रही जो 1000 से 800 से 1000 के वोट में वो हारे हैं। त्यागी जी, पिछली बार कांग्रेस मुक्त की बात हो रही थी गठबंधन में, इस बार कांग्रेस युक्त की बात हो रही है। जब कांग्रेस युक्त की बात हो रही है तो कंप्लीट महागठबंधन बन रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं इस बार बेहद संजीदा है, इस बार जनता के विषयों को लेकर आपके सामने खड़े होंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। नहीं, बिल्कुल यही स्थिति है। त्यागी पूजा जी, देखिए मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है कोई उसमें समय काल दिया हो गया हो। आप देखते जाइएगा धीरे धीरे इनका सफाया हो जाने वाला है। लेकिन वो तो आपने तो ये भी कहा दिया कांग्रेस मुक्त भारत भी और क्षेत्रीय दलों से मुक्त भारत भी का नारा लगा दिया था। सर बोलने दीजिए, उसके बाद से क्षेत्रीय दल भी मजबूत हो रहे हैं, कांग्रेस भी मजबूत हो रही है। बोलने तो दीजिए, इतने उत्तेजित मत होइए, बहुत जल्दी सफाया होने वाला आपका, क्योंकि आप लोग की वो बुनियाद इतनी कमजोर है, वो अभी पंक्ति में दी जाइए। कर्नाटक में आपने जिस प्रकार से वायदे किए हैं, अब आप देखते रहिएगा ऐसे हिमाचल प्रदेश में आपने कुछ ऊंचे वायदे कर दिए क्योंकि आपको जीतने की आशा थी नहीं, और आपने ऐसे वायदे कर दिए हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम लिया है, 5-5 पॉइंट प्रोग्राम लिया है। अभी आपके रहस्य उद्घाटन अब होंगे, और जब तक 2024 का चुनाव आएगा आप कितने मजबूत खड़े हैं, क्योंकि आपकी बुनियाद इतनी कमजोर है और पावर लेने के लिए आप इतने उत्तेजित चल रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो आप नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग में आपस में कोई गरिमा जी करिए, एक सेकंड जल्दी से, गरिमा जी मुझे ब्रेक पर जाना है। फिर गरिमा बोलिए, गरिमा जी। आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म नहीं बना आप लोगों का, क्या आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जरा मुझे बताइए। त्यागी जी एक सेकंड सुन लीजिए, उनकी बात ब्रेक पर जाने से पहले बोलिए। देखिए ये जो भी नया गठबंधन बना रहे हैं, ये मुझे लगता है स्वार्थ सिद्धि पे ही बन रहा है पूरा, और इनके आपस में कोई विचार भी नहीं मिलते। अगर हम देखें कि मुद्दों पर राजनीति होगी, धर्म की आड़ में, सेना की आड़ में, तमाम ये नफरती आड़ में राजनीति नहीं होगी, जिसको ढाल आप बनाने की कोशिश करते हैं। मुकेश त्यागी जी ने कहा हम तो जनता की सेवा करते रहेंगे, कि विपक्षी दलों को बैठक करनी है तो करते रहे। जनता की सेवा आप ऐसी कर रहे हैं कि जितने भी कुकर्म देश के अंदर हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं। चलिए ठीक है, और चलिए चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। बात हो रही विपक्षी एकजुटता की 2024 के लिए। क्या विपक्षी एकजुटता को विपक्षी पार्टियां तैयार हैं? आने वाली 23 तारीख बहुत ही निर्णायक तारीख होने वाली। इससे पहले 12 तारीख को ये बैठक होनी थी, लेकिन राहुल गांधी की अनअवेलेबिलिटी के कारण 23 तारीख अब तारीख जो है मुकर्रर की गई, जिसमें विपक्षी एकजुटता को धार देने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। चर्चा के लिए मुकेश त्यागी प्रवक्ता बीजेपी, गरिमा दौसानी प्रवक्ता कांग्रेस, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राकेश गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, राहुल लाल भी वरिष्ठ पत्रकार, और अमित जी भी लगातार बने हमारे साथ में। फिर से सवाल राहुल लाल जी वहीं का वहीं है कि विपक्षी एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन ये तो नहीं कि ईडी सीबीआई ने सबको साथ लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा, मुकेश त्यागी जी को भी धन्यवाद दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के भीतर कहा था जवाब देते हुए कि भाई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये सब विपक्ष को एकजुट कर रहा है, और रियल में एकजुट हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि कभी भी इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कभी इस रूप में हुआ था। अब तो देखिए राजनीति में परसेप्शन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
परसेप्शन अब सीधे सीधे ये है कि ये तमाम एजेंसियां अगर सत्ता पक्ष के मामले आते तो उसमें सुसुप्तावस्था में चली चलिए, जाती हैं आपकी ये और बात विपक्ष के मामले ये में आपकी सक्रिय बात होती हैं। वाजिब होगी, लेकिन आप ये कहें कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद कर लीजिए, सीबीआई को कैसे सरकार का तोता बताया था, उसको भूल जाते हैं क्या? 2013 की टिप्पणी है वो, और वो यूपीए पीरियड की टिप्पणी में स्पष्ट आप सही कह रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो पिंजरे का तोता था ना, उसका पिंजरा जो एक और छोटा हो गया इस पीरियड में, यानी पिंजरे में तो तोता पहले ही था। हाँ। लेकिन अब तोता की जो थोड़ी बहुत आजादी थी उसके ऊपर भी मुकेश त्यागी जी ने पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। उसको अब उसके रिंग मास्टर बनकर मोदी जी घूम रहे हैं। ये स्थितियां बनी हुई है इस समय देश में। यानी ईडी और सीबीआई जो है वो विपक्षी एकता में प्रमुख धुरी बन गई है। बिल्कुल, मैं इसमें एकदम इनकार नहीं कर रहा। और यही वजह है राहुल जी, शायद पीएमएलए एक्ट में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई विपक्ष की पार्टियां भी पहुंची थी। उनको लग रहा था कि सरकार इस चीज को लेकर बेजा इस्तेमाल कर रही है और उसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया था। और फिर परसेप्शन की, जिस परसेप्शन की आप बात करते हैं, वो जनता में उस तरीके का परसेप्शन नहीं बन पाया है। हाँ, ये बात जरूर है, और ये विपक्ष इस बात को ज्यादा कहता है कि जो व्यक्ति विपक्षी दल का भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो कैसे ईमानदार हो जाता है। जी देखिए, मैं तो कह रहा हूँ उदाहरणों की बड़ी लंबी श्रृंखला है, लेकिन इस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी के काफी तेज तरार नेता के रूप में असम के मुख्यमंत्री जी का नाम आता है उसमें। अब जब वो कांग्रेस में थे तो उनके नाम पे कैसे पुस्तिका छपवा के बंटवाया करते थे, तमाम घोटाले के नाम ले लेके करते थे। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तब तमाम एजेंसियां चुप्पी साधे हुई हैं। तो ऐसे नामों की बड़ी लंबी श्रृंखला है और सब लोग समझ चुके हैं कि ये एजेंसियां मुकेश त्यागी को जवाब दे रहे हैं, काउंटर करते हुए बोलिए मुकेश त्यागी। राहुल लाल जी, आप बड़ी अपने आप को क्लीन स्लेट दे रहे हैं कांग्रेस के। आप ये बताइए कि जो आपके पूर्व वो थे लॉ विधि मंत्री अश्विनी कुमार जी, वो तो सीबीआई के एफिडेविट को ठीक कर रहे थे। तो इस लेवल का इंटरवेंशन था आपका। और आज आप जो है हमारे किसी मंत्री के बारे में बताइए जिसने मैं तो अभी बता देता हूं, देखिए तो आपका तो स्पष्ट सुन लीजिए 2018 का घटनाक्रम इसी दिल्ली में सुन लीजिए राहुल लाल जी, अभी नंबर 2 के अपने बीच में आप को आपने टक्कर करा दिया। बहुत अपने आप को क्लीन नंबर 1 और 2 के बीच में टक्कर करा के वहां पे बीएसएफ सीआरपीएफ उतारना पड़ा सीबीआई हेड ऑफिस में। कांग्रेस मैं अगर तथ्यात्मक तौर पर गलत हूं तो कैसे बता दीजिएगा, क्या सीबीआई हेड ऑफिस में कभी इस प्रकार की स्थिति बनी? 2G ले लीजिए, टोल स्कैम ले लीजिए, कॉमनवेल्थ स्कैम ले लीजिए, सीबीआई डायरेक्टर की तो भाई एक कॉलेजियम जो है कि नियुक्ति कर रही है 3 सदस्यीय कॉलेजियम। नंबर 2 में आपने मनमाने राकेश अस्थाना जी को ले आए थे। वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन। राहुल लाल जी, अपने आप को क्रिटिसाइज करना सीखिए, तभी आप इंप्रूव करेंगे। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अपने आप को क्लीन स्लेट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो आपका हाल बुरा ही होने वाला है। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं आप डिफेंड करना बंद करिए और जो गलती है कि एडमिट करिए आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना, मैं तो यही कह रहा हूं, केवल एक लाइन में जिन घोटालों का जिक्र आपने किया उसमें क्या हुआ आगे? और आपने छोटा कर दिया। मुकेश त्यागी जी, चैट 2G स्पेक्ट्रम कोलगेट घोटाला, उसमें क्या हुआ? आधे लोग तो क्लीन चिट होकर बाहर हो गए। जिस घोटाले के नाम पर इतनी राजनीति हुई 2014 में, उसमें तो जो अपराधी थे वो मुक्त हो गए। आरोपी नहीं हुआ, गोल स्कैम कुछ नहीं हुआ। वो परसेप्शन बिल्डिंग के नाम पे उसमें कांग्रेस की पूरी छवि खराब तो कर दी गई। परसेप्शन बिल्डिंग विपक्ष भी करे ना। अगर बीजेपी आप होते तो उन लोगों को आप जेल में डालते ना। आप लोग मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज यादव एक सेकंड के बारे में बताइए अमित जी। मनोज यादव, इनके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लंदन जाकर के ट्रॉची के अकाउंट को डी फ्रीज करने भेजे गए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। त्यागी जी एक सेकंड, जरा और लोगों को भी एक बार शामिल कर लेते हैं। बोलिए मनोज यादव एक सेकंड। सर मुकेश जी एक सेकंड। बैठे हैं मनोज यादव में बैठे हैं, कम से कम विपक्ष को बोलने का मौका तो दीजिए। बिल्कुल मनोज जी बोलिए। पूरी तरीके से विपक्ष 23 से पहले ही फॉर्म में दिख रहा है। इस पूरी डिबेट में राकेश गोयल जी की बात को मैं इग्नोर नहीं करूँ। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कहा है समान विचारधारा वाले दल एक होंगे मोदी जी के परिवेश। विपक्ष तो एक हो रहा है समान विचारधारा वाला, लेकिन जो गोयल साहब का वर्डिक्ट दूसरा था, वो ये था कि जो विपक्षी ताकत है उसका बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बहुत कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मोदी जी तो विश्वगुरु है, इतने सशक्त प्रधानमंत्री, उनकी अपनी टीआरपी है, उनका अपना पीआर है, वो क्यों विपक्षी गठबंधन के लिए तमाम सारे छोटे छोटे दलों के पास जा रहे हैं? वो तो सशक्त प्रधानमंत्री है, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हो गए और उनको अकाली दल के पास जाना पड़ा है। मनोज जी एक सेकंड बोलूंगा मनोज जी। मनोज जी अरे कम से कम मोदी जी की ताकत को ध्यान में रखते हुए गोयल साहब बोलिए, क्यों टीवी डिबेट पे उनकी इंसल्ट कराते हैं? ही इज अ पावरफुल मैन ऑफ द इंडिया।
विश्व गुरु कहा जाता है, और वो उनको छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन के लिए विवशता भरी बात कह रहे हैं, ये बड़ा गलत है। मैं खुद कंडम कर रहा हूँ उनकी तरफ से, इस तरह मोदी जी की इंसल्ट मत कराइए। राकेश गोयल के पास में वापस लौटू, जल्दी से जवाब दीजिएगा। त्यागी जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी राकेश गोयल की तरफ। देखिए एनडीए हमारा विचारधारा खुद को एनडीए हमारा विचारधारा से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी के कम आने के बाद भी हमने उनको मुख्यमंत्री का पद दिया, तो ये हमारी विचारधारा आधारित है। ये नहीं कि हमें देखिए 303 सीट मिली है बीजेपी को 2019 के चुनाव में, तो अगर हम बिना एनडीए के भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हमारा विचारधारा ये नहीं है कि हम जीत जाएं और हमारे साथ। मुकेश जी, आप एनडीए को संभाल के रख नहीं सके, अकाली दल आपसे अलग हो गया, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ थे वो अलग हो गए, तमाम ऐसे दल क्या बुरा हाल कर दिया, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। ठाकरे आपसे अलग हो गए, यानी एनडीए, मुझे जिस एनडीए को संभाल के रखने की जरूरत थी, जब सत्ता आपके पास थी, जिसका आप उदाहरण भी दे रहे हैं, तब एनडीए संभल नहीं पाया। तमाम लोगों को ले लीजिए। वो देखिए, वो समय आते थे देखिएगा एनडीए कितना मजबूत हो जाएगा। ये तो विचारधारा है और सभी को मतलब जब आप मजबूत थे तो आपको उनका साथ नहीं चाहिए था, लेकिन जब आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ कमी पेशी है तो आपको फिर से उनका साथ चाहिए, क्या इसका तात्पर्य ये है मुकेश त्यागी जी? देखिए, साथ नहीं है, ये हमारी विचारधारा शुरू से रही है। अकाली दल अगर गया छोड़ करके हमने उनको नहीं निकाला, निष्कासन हम किसी एनडीए तो चलना शुरू किया था ना। किसान आंदोलन में आपने उनकी बात ही नहीं सुनी त्यागी जी, वो तो यही आरोप लगा के गए। देखिए ऐसा है कि और हरसिमरत कौर बादल का सदन के अंदर दिया हुआ ये बयान है त्यागी जी। भाई देखिए, वो फार्म बिल को लेकर के बहुत बड़ी राजनीति हुई और उनको अभी महसूस हो गया कि हमने छोड़ करके गलती करी। पंजाब में जिस प्रकार से उनका हश्र हुआ है, तो अब उनको ये महसूस होने लगा कि हमने बीजेपी को छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। गोयल साहब अनम्यूट कर लीजिएगा, गोयल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हमारे साथ नहीं है राकेश गोयल, लेकिन बाकी के लोग हैं, जल्दी से बाकी के लोगों की तरफ। खाली एक चीज मैं कह दूं, देखिए हमें याद है अभी भी कि इनकी तो नीतीश जी के साथ बड़ी अच्छी सरकार चल रही थी, लेकिन वहां नड्डा जी पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि भाई क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त करना है। तो आप तो खुद अपने सहयोगियों के क्षेत्र में जाते हैं और वहां उनको डराने का काम करते हैं, और उसके बाद फिर छोटे छोटे दलों को अब समझ में आ गया जो क्षेत्रीय दल थे कि भाई उन्हें बदलना पड़ेगा। आप पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते थे, फिर क्षेत्रीय दल मुक्त का नारा लगा दिया। अगर आपने मुकेश जी खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ, अगर शिवसेना के साथ आपके मतभेद हो गए, लेकिन आपने उनको तोड़ दिया, तोड़ के उनकी मान्यता भी खत्म करा दी, तो भाई सहयोगियों का कितना सम्मान करते तो दुनिया में देखी है, जबकि पंजाब के बारे में बताइए। शिवसेना भी है। आप जो बड़े परिपक्व राजनेता बन रहे हैं, पंजाब में आपने किस प्रकार से अपना उपास बनवाया, सिद्धू को भेज दिया, अमरिंदर सिंह की सरकार अच्छी खासी चल रही थी, आपने सैफ को किया, तो ये तो आपकी राजनीतिक परिपक्वता है। उधर सजा तो मिली ना, उधर आपके हाथ में राजस्थान में, पर राहुल लाल, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप जो कॉकटेल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी कॉकटेल बहुत मजबूती के साथ चल जाता है, लेकिन कभी कभी कॉकटेल का फॉर्मूला लोगों को रास नहीं आता है। क्या आपको इस बात का भरोसा है कि जो विपक्षी एकजुटता का कॉकटेल आप लोग तैयार कर रहे हैं वो जनता को रास आएगा? क्योंकि आप लोगों की पॉलिटिक्स तो अलग अलग रही है ना, ये बात तो आप जानते हैं ना। नहीं, देखिए इस बार जो राजनीति में देख रहा हूं कि विपक्षी नेताओं में प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है तमाम मनोज जी बैठे हुए हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई, सभी लोग इस चीज को स्वीकार करेंगे कि ये जो बीजेपी जो परसेप्शन बनाती करे महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, वहाँ पे हर कोई प्रधानमंत्री। तो राजनीति में तो महत्वाकांक्षाओं की ही लड़ाई होती है, आप इसको कितना ही दरकिनार कर दीजिए। राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा नहीं रहेगी तो फिर राजनीति लेकिन 2024 की परिस्थितियां ऐसी है ना। मनोज जी एक सेकंड आ रही, गरिमा दसौनी, फिर मनोज जी आपके पास आ रहे, एक सेकंड गरिमा जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, बोलिए गरिमा दसौनी। देखिए पूजा जी, इस वक्त देश में जो संक्रमण काल चल रहा है, जो चुनौतीपूर्ण समय से देश गुजर रहा है, यहाँ के सामाजिक सौहार्द के साथ जो छेड़छाड़ चल रही है, संवैधानिक संस्थाओं के साथ जो छेड़छाड़ चल रही है, विरोधी दलों के लोगों को जिस तरह से एक एक करके फिक्स किया जा रहा है, कभी ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी के टॉल प्रॉमिसेस जो थे 2014 के, वो 2024 तक भी पूरे नहीं हो पाए। कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे, कहाँ है काला धन? ये सारे वो मुद्दे हैं जो जनता को आत्मावलोकन करने पर विवश कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी ही नहीं है। मुकेश त्यागी जी को अगर लग रहा है बेरोजगारी और महंगाई पर तो हम लीपापोती करके कोई सेना की आड़ ले लेंगे या धर्म की ले लेंगे, चलिए वो भी ले लेंगे, लेकिन जनता आपसे जवाब मांग रही है।
आपसे ब्रिजभूषण सिंह का जवाब मांग रही है कि आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, आप टैनी पर कोई कार्रवाई नहीं करते, आप रेल हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं जो एस्केपिस्ट रूट इनका इन्होंने अपना रखा है, एक एटीट्यूड अपना रखा है, वो देश की जनता को रास नहीं आ रहा है। इसका जवाब ये आपको देंगे, आपको नोट कर रहा है। आप गरिमा जी सुटेबिलिटी की राजनीति करते हैं मुकेश त्यागी जी। इसका जवाब भी मुकेश त्यागी देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे गरिमा दसवानी, उत्तराखंड के चुनाव में क्या हुआ? आप लोगों ने महंगाई बेरोजगारी के नाम पर न जाने कितने अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने क्यों आपको स्वीकारा नहीं इस बार? देखिए, वही परसेप्शन की बात हो गई ना। परसेप्शन इन्होंने क्रिएट कर दिया कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी, जबकि हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कहीं जिक्र नहीं था। हमारे मतलब आप ये खुद मानती हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है और देश में जनता इसको स्वीकार रही है, तो फिर आप परसेप्शन नया बिल्डअप कर पाएंगे? ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है ना। मैं ये कह रही हूँ 2014, 2019 और 2024 में बहुत गंगा में पानी बह गया मैडम। अब लोगों के ऊपर भुखमरी हावी हो रही है, पेट का सवाल है। मुकेश त्यागी जल्दी जवाब दीजिएगा इस बात का। आगे कुछ नहीं दिखता जनता को, ना धर्म दिखता है, ना सेना दिखती है, कोई चीज पेट के आगे नहीं आती। जवाब दीजिएगा त्यागी जी जल्दी से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आज आप आर्थिक स्थिति के बारे में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं पूजा जी। सबसे ज्यादा तेज गति की इकोनॉमी हिंदुस्तान की है, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यूके से हम लोग आगे निकल रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ का इन्फ्लेशन देख लीजिए, 7% जीडीपी ग्रोथ रेट है और इन्फ्लेशन जो है 4.7 है। पूरे विश्व के अंदर इसका कोई समांतर नहीं, जबकि 3 साल जो है हमारे कोरोना वायरस के दौर से गुजरे हैं। उसके बाद भी मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को उनके घर पे भोजन पहुंचाया है। तो ये तो उपलब्धियों की और एक भी तो सवाल पूछ रहे हैं जनता, आप तो रिकॉर्ड तो आप जीएसटी से कमाई भी कर रहे हैं, आपके रिकॉर्ड जीएसटी का कलेक्शन भी रिकॉर्ड तौर पर चल रही है। जीएसटी का कलेक्शन ऑल टाइम हाई है, क्या बात करते हैं राहुल गांधी जी? आटा का दाम अभी भी 40 रुपया प्लस बढ़ा हुआ है इसी महीने। तो कम से कम इन चीजों को छूट देने का तो उपाय कीजिए। आप बड़ी दुनिया की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था है और रेलवे संरक्षण के ऊपर आप खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। 20,000 करोड़ का बजट है, वो आवंटन नहीं हो रहा है। रेलवे में महत्वपूर्ण पद जो है कि 3.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। सवाल जनता आपसे पूछ रहे हैं। आप जो है जीएसटी लागू करने के बाद छोटे राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। मेरा राज्य उसमें से एक है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये बड़ी आपके आंकड़ों से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 370 गिनाइए, आपकी ये स्टैटिस्टिक्स आपको जनता देख रही है, जनता देख रही है। की वजह से आम जनजीवन कैसे सुगम हुआ है? मनोज यादव एक सेकंड मनोज यादव भी काफी देर से हाथ उठा रहे थे, उनकी बात भी सुन लेते क्या कहते हैं। मनोज यादव बोलिए। देखिए, बीजेपी कोई बड़ा नैरेटिव अगर खड़ा कर पाने में सफल रही तब तो विपक्ष से लड़ पाएगी, अन्यथा आप कोई भी बात मोदी का पेट सामने कर लें और नफरत की राजनीति कर लें, इन सारे जो डेवलपमेंट के काम आपने किए हैं। पर मनोज यादव जी एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी। आप लोग कहते हैं कि नफरत की राजनीति हो रही है, विदेशी कहते हैं, विदेशी बड़े बड़े नेता कहते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क कहता है कि मोदी इज द बॉस। वहां से आवाज आती है कि लोकतंत्र देखना तो दिल्ली जाकर देखो, और आप कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर हो रही है। वो सब डिप्लोमेसी का हिस्सा है मैडम। वो डिप्लोमेसी का हिस्सा हो गया। वाह, अरे राहुल गांधी आपको तो कंडेम करना चाहिए राहुल गांधी को। एक एक करके ना खिचड़ी मत पकाइए, वन बाय वन। गरिमा जी, आपको कंडेम करना चाहिए राहुल गांधी को, किस प्रकार से प्रजातंत्र का। अरे खिचड़ी मत पकाइए, मछली बाजार में थोड़ी बैठे हैं आप लोग, वन बाय वन बात कीजिए ना, वन बाय वन। गरिमा जी एक सेकंड, मनोज जी को बोल लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही, फिर मुकेश त्यागी आपके पास और बाकी लोगों के पास भी रुक कर रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी बोलिए, बात कंप्लीट कीजिए। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में बॉस का नारा लगा कि बॉस है, और मोदी जी जैसे ही प्लेन उनका इंडिया में उतरता है, उसके अगले दिन क्या खबर आती है कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 राज्यों के 6 राज्य, जिसमें एक पंजाब था जो आप शासित है, और बाकी 5 बीजेपी शासित राज्यों के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई से बैन कर दिया गया। क्यों? कहाँ है मोदी जी का जादू? कहाँ है बॉस? कहाँ है विश्व गुरु? कहाँ है उनकी ताकत? ये तो अफसान है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हमारे सामने जिसकी कोई हैसियत ना हो, ना आर्थिक मामलों में, ना और सारे खनिज पदार्थों के मामलों में, वो देश हमारे बच्चों को पढ़ने से रोक दे, और मोदी जी खामोश, जयशंकर सिंह खामोश, और ये बीजेपी के प्रवक्ता भी खामोश। तो ये PR जो मोदी जी टीवी के माध्यम से बनाते हैं, जनता को पता चल चुका है पूजा जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अंतिम बात कहूंगा आपसे, बीजेपी के पास 2024 के चुनाव के लिए
कोई मुद्दा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ असंवैधानिक कार्य करती हुई नजर आएगी। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। फाइनल कंक्लूजन आमिर जी, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर रेड डलवाए। मैं आती हूँ जल्दी से। आमिर जी, फाइनल कमेंट। नहीं, दोनों मुकेश त्यागी जी जो बात कह रहे थे कि ये तरह तरह के प्रलोभन वाली वादे करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो पार्टी राजनीतिक दल को मेरे ख्याल से मुकेश जी ये हक है। और आपने देखा होगा जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी चीज़ें करती है। उसका कहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ये जनता तय करती है, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये तय करेगी, क्योंकि हिमाचल के बाद कांग्रेस को दूसरी बड़ी जीत कर्नाटक में दी गई है जनता के द्वारा उन्हीं वायदों पर। और ये वायदे कितने खरे उतरेंगे ये तमाम बातें देखने वाली होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे ज़्यादा बड़े वादे कर सकती है और कर चुकी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि खासतौर से विपक्षी एकता की जिस तरह से एक लाइट लगाई जा रही है, विपक्षी एकता की चमक उसमें दिखाई जाएगी, वो विपक्षी एकता कहीं उसको सप्लाई ही ना मिले, इस चीज़ की सबसे बड़ी आशंका। और लोग, देश के लोग यही मानते हैं अब तक कि जो सप्लाई है, यानी जो जनता जहां पावर देती है, वो सप्लाई का प्लग पहले ना खींच ले, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और उसके लिए विपक्ष को तमाम अपने नीतिगत चीज़ों को छोड़कर आगे आके दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमारे कोई मतभेद नहीं है, न पश्चिम बंगाल में मतभेद है, न बिहार में मतभेद है, न केरल में है, कहीं हमारे कोई मतभेद नहीं है। तभी ये सार्थक प्रयास हो पाएगा, अन्यथा फिर वो प्रयास जो है वो ढाक के तीन पात की तरह रह जाएगा। अब मेरे पास वक्त नहीं, माफी चाहूंगी गरिमा जी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि 2024 की इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हर कोई अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि जनता ने 2 बार मौका बीजेपी को दे दिया। इस बार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम साथ साथ हैं। अब देखते हैं कि उनका साथ जनता को कितना भाता